नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन निखार कोचिंग सेंटर दिल्ली राजराम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2023 का क्वेश्चन पेपर पे हम लोग जो भारतीय संविधान से क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं और भारत की अर्थव्यवस्था, जितने भी हम लोग लगभग 15-20 मिनट के आसपास जितना भी हम लोग का इसमें टॉपिक हो सकता है उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पूरा डिटेल वीडियो में बना दिया हूँ टॉपिक वाइज कि कौन से पोर्शन से या कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे इतिहास वाला बना दिया हूँ मैं, भूगोल वाला भी बना दिया हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग अब भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की। यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, देखिए, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर देखिए, भारत 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बना हुआ है। बिल्कुल सही बात, आप सभी जानते हैं भारत में कितने राज्य हैं? पूर्ण राज्य 28 राज्य है व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा दिया हुआ है सत्य कथन की पहचान करना। सबसे पहले देख लेना है सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक बोला गया है। राजतंत्रात्मक बोलता तो गलत हो जाता, लोकतांत्रिक गणराज्य है। बिल्कुल सही बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 व 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी जस्ट मैं संविधान पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को बन जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ये तो और है, भारत का संविधान कब लागू हुआ है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत का संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। अगर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, लागू हुआ बोलेगा तो 26 जनवरी 1950 है, लेकिन अगर बोलेगा पारित कब हुआ, अपनाया कब गया है, तो ये कब आता है? 26 नवंबर 1949 आता है दोस्तों, जिस दिन संविधान मतलब प्रस्तावना को अपनाया गया है, ठीक है। लागू बोलेगा, इंप्लीमेंट कब किया गया है, तो 26 जनवरी 1950। या गणतंत्र कब बना है, तो भी यही है 26 जनवरी 1950। लेकिन पारित किया गया है या अपनाया है बोलेगा तो 26 नवंबर, या अंगीकृत बोलेगा या अधिनियमित बोलेगा, सब क्या है वही रहेगा, 26 नवंबर 1949, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब बजट का डायरेक्ट उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में, बजट को ही क्या बोला गया है भारतीय संविधान में? वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया है। तो कौन सा अनुच्छेद में है इसको? ये अनुच्छेद होगा 112 में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को मालूम होना चाहिए, 110 में क्या है? धन विधेयक पढ़ते हैं हम लोग, मनी बिल। 112 में क्या है? वही वार्षिक वित्तीय, इसे क्या बोलते हैं? बजट भी बोलते हैं, याद रखना है, बजट, ठीक है। तो संविधान में याद रखना है, बजट शब्द का कोई जगह उल्लेख नहीं है। बजट शब्द को क्या, किस रूप में लिखा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में लिखा गया है, अनुच्छेद आर्टिकल 112 में। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है संविधान का, कैबिनेट सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैबिनेट सचिवालय बोल रहा है, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन है सत्य कथन ना, कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्षता भारत की उपराष्ट्रपति के अधीन रहता है, कार्य करता है। कैबिनेट सचिवालय बोल रहे हैं, प्रत्यक्षतः रूप से बोल रहे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। सेकंड बोल रहे हैं, सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख, जो सचिवालय होता है उसका प्रशासनिक रूप से प्रमुख बोला जाए तो कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है, जो लोक सेवा मंडल के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं, ठीक है, ये बोला गया है, लोक सेवा मंडल के, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सेकंड वाला, बस सही होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति के अधिकार में नहीं रहता है, उसके अधीन नहीं रहता है, ठीक है। प्रत्यक्ष नियंत्रण जो है, या फिर इसमें लोकसभा अध्यक्ष हो सकता है, उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है, लेकिन उपराष्ट्रपति तो नहीं होगा, याद रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है या सभापति? बिल्कुल सही बात है, पहला अध्यक्ष या सभापति होता है, बिल्कुल। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल सदस्यों द्वारा चुना जाता है। बिल्कुल सही बात है, वह संसद के दोनों सदनों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। तो ए व 2 बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बोल रहे हैं कि उपराष्ट्रपति कैसे चुनते हैं। आप सभी को मालूम है उपराष्ट्रपति का चुनाव में कौन भाग लेता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य लोग जो हैं भाग लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अध्यक्ष। उसके बाद बात करें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है? तो भारत का, बार बार पढ़ाया हूँ, देश का या भारत का सबसे बड़ा मुख्य या विधि सलाहकार
या विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है दोस्तों। क्या बोलते हैं उसको? महान्यायवादी बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महान्यायवादी बोला जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे अटॉर्नी जनरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे है क्या, भारत के महान्यायाधिकर्ता नहीं है, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होगा, ये अलग है। लेकिन मैं क्या लिखा हूँ? महान्यायवादी, ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। उसके बाद बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था से। ठीक है, हमारा संविधान का जितना क्वेश्चन आया हुआ था वो खत्म हो गया है। अब हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था मतलब इंडियन इकोनॉमी से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं देखिए। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई एक खालिस्तान है, पीडीआई। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, देखिए पीडीआई लिखा हुआ है, पीडीआई बराबर क्या होता है? ठीक है, व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान, व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, उसके बाद है व्यक्तिगत आय माइनस गैर कर भुगतान। तो इसका सही आंसर होगा पीडीआई बराबर होता है व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत जो कर भुगतान कर रहे हैं, मतलब व्यक्ति का जितना भी आय प्राप्त हो रहा है व्यक्ति को, और वो जितना टैक्स दे रहा है उसको माइनस करके क्या प्राप्त होता है? आपको पीडीआई प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखना है, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। उसके बाद है नाम मात्र जीडीपी, ये क्या होता है? नाम मात्र बोल रहा है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम मात्र जीडीपी बोल रहे हैं, नाम मात्र। तो जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है, यही रहेगा। नाम मात्र मतलब क्या रहेगा? जो बाजार कीमत पर किया जा रहा है, बाजार वाला। देखिए क्या क्या ऑप्शन है। जीडीपी का मूल्यांकन विनिमय दर, जीडीपी का मूल्यांकन स्थिर बाजार मूल्य पर, स्थिर वाला बोल रहा है इसमें। ठीक है, इसमें भी बाजार तो लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में क्या फर्क है? स्थिर लिखा है और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहे हैं बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है, और ये तो सीजीपीएससी जो राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा है दोस्तों। ठीक है, आपकी जो भी परीक्षा होंगी उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन रिपीट होंगे बाकी एग्जाम में, तो आप लोग को आंसर पर अच्छे से याद करते हुए आगे बढ़ना है, लिखते जाना है। ठीक है, इसके बाद ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लो कोई क्वेश्चन, मतलब कोई एग्जाम दे रहे हैं आप लोग, ठीक है, नाम मात्र जीडीपी क्या है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल गया तो बिल्कुल आप आंसर याद कीजिए। क्या होता है? जीडीपी का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? बाजार कीमतों पर किया जाता है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद। बाकी इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे हम लोग क्या बोलते हैं, अभी उतना टाइम नहीं है। चलिए, तो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसका था दोस्तों 2012 से 2017 के बीच था, याद रखना है, और ये लास्ट हो गया 2017 में ही। शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 1951 से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में क्या है? 12 ठोक क्या है? पंचवर्षीय योजना था। उसके बाद है एनआई, राष्ट्रीय आय किसको बोलते हैं? राष्ट्रीय आय, तो इसको देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय आय एनआई मतलब नेशनल इनकम, बाजार मूल्य पर एनएनपी, बाजार मूल्य पर एनएनपी मतलब क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, शुद्ध राष्ट्रीय आय माइनस अप्रत्यक्ष कर करेंगे और माइनस सब्सिडी को भी घटाएंगे, तब क्या बनेगा? राष्ट्रीय आय बनेगा। क्या क्या बोल रहे हैं? बाजार मूल्य पर एनएनपी। ठीक है, उसके बाद अप्रत्यक्ष जो कर है इनडायरेक्ट, ठीक है, उसको भी घटाएंगे और सब्सिडी को, क्योंकि वो बार बार जुड़ रहा है। उसमें क्या होता है? बाजार मूल्य पर एनएनपी में इसमें अप्रत्यक्ष कर होता है, वो भी जुड़ जाता है, और सब्सिडी दे रहे हैं वही भी, तो डबल डबल गिना रहा है, इसलिए उसको घटाते हैं। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफ होगा आप लोग के लिए, ठीक है, बहुत लोग के लिए आसान होगा, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि सरल है करके। ठीक है, उसके बाद जो है सामान्य विज्ञान का हम लोग देखते हैं, सामान्य विज्ञान से कैसे क्वेश्चन आए हैं साइंस से। देखिए स्कर्वी एक बीमारी है, किसकी कमी के कारण होता है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी के द्वारा होता है। और रतौंधी की बात करता तो विटामिन ए के द्वारा होता। अगर विटामिन बी में बात करता तो बेरी बेरी रोग होता। विटामिन डी बात करता तो कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। तो यहाँ पे फिलहाल स्कर्वी है, विटामिन सी। उसके बाद धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, धावन सोडा, धावन सोडा यानी धोने के सोडा। ठीक है, तो इसका सूत्र पहले लिख देता हूं मैं, Na2, ठीक है, सोडियम सल्फेट या सॉरी सोडियम कार्बोनेट होता है Na2, गलत लिखा गया था सॉरी, Na, ये सी है, बार बार एस लिख रहा हूँ, Na2CO3 ऐसे कुछ रहता है, इंटू 10H2O रहता है, देख लीजिएगा आप लोग, इंटू 10H2O तो रहता ही रहता है। धावन सोडा, धोने वाले सोडे की बात करें। अगर बेकिंग सोडा की बात करें, बेकिंग सोडा का क्या होता है? NaHCO3 होता है, लेकिन धावन सोडा का क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। और
धावन सोडा वाला। उसके बाद बात करें तो निम्नलिखित में से किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और सब्जियों जैसे कद्दू, तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है? कौन सा हार्मोन है गलत तरीके से उपयोग हो रहा है? क्या क्या उपयोग किया जा रहा है इसका? जो जानवरों में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, सब्जियों में, तरबूज में इसका आकार बढ़ाने के लिए, जिसका साइज बढ़े करके उपयोग किया जा रहा है, तो कौन सा है दोस्तों? याद रखेंगे, ह्यूमेलिन तो नहीं है, थायरॉक्सिन भी नहीं है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मतलब ऑक्सीजन देना, याद रखना है। ऑक्सीटोसिन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन देना। ऑक्सीजन मतलब एक क्या है? हवा है, एयर है, वायु है, हम लोग देते हैं तो क्या है? तरबूज वरबूज क्या है? मतलब आकार बढ़ेगा, उत्पादन ही बढ़ती है, तो याद रखना ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। उसके बाद साइंस से चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्पों पर विचार करें। पृथ्वी की सतह पराबैंगनी किरणों के रूप में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करती है। क्या बोल रहे हैं? देखिए, पृथ्वी की सतह जो है, मतलब हमारा जो धरातल जिसमें हम लोग रहते हैं, पराबैंगनी विकिरणों के रूप में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करती है। ये तो गलत बात है, ठीक है। पृथ्वी की पराबैंगनी किरण उत्सर्जित नहीं करती है। उसके बाद है, बादल और गैस से आने वाले सौर विकिरण का लगभग 1/4 को प्रतिबिंबित करते हैं। ठीक है ना, ये भी गलत बात है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया है देखिए, हाँ, तो कथन 1 व 2 सही नहीं है। दोनों कथन 1 और 2 सही नहीं है, दोनों गलत है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है, ग्रेफाइट और हीरा मूलतः किसके अपर रूप है, किससे बने हैं? तो आप सभी जानते हैं ग्रेफाइट जो है या हीरा जो है कार्बन के अपर रूप है, कार्बन से बना है। उसके बाद है, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए, तो याद रखेंगे दोस्तों, क्या रहेगा? रेडियम रहेगा, रोडियम करके लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहर क्वेश्चन सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि जैसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे आपको पता रहे ना पता रहे, लेकिन आपको आंसर याद रखना है, ये कंपलसरी है आपके लिए। ठीक है ना, क्योंकि बाकी एग्जाम के क्वेश्चन क्या है, बाकी एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिपीट भी आते हैं। ठीक है ना, कितने ही नए क्वेश्चन आएंगे, तो देख लीजिए एक बार, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो रोडियम इसका सही आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष शीर्ष तक हवा के स्तंभ में ओजोन की मोटाई को किससे मापते हैं? ओजोन परत की मोटाई को आप सभी जानते हैं, डॉप्सन इकाई से मापते हैं। और ओजोन परत की मोटाई जितना रहेगा उतना क्या है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आएगी, मतलब हानिकारक, जिससे कैंसर होता है, उसको रोकेगी और वापस भेज देगी। अगर ये पतला हो जाएगा, ठीक है, अगर ये पतला होता है तो क्या है, ये पार करके क्या हो सकता है, आर पार आ सकता है। ये पृथ्वी तक पार करके क्या हो सकता है, आर पार आ सकता है इधर। ठीक है, तो याद रखना है। इसकी मोटाई किससे मापते हैं, कितना मोटा है ओजोन परत? तो याद रखना है डॉप्सन इकाई। उसके बाद बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, और ये साइंस का लास्ट भी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनें। पहला है, प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग कम होती है। प्लास्टिक जो कचरा है उससे प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग कम होती है। दूसरा लिखा है, ऑक्टेन संख्या जितनी कम होगी, विस्फोट के बिना संपीड़न झेलने की ईंधन की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। जैसे जिन लोग ज़्यादा जीनियस है इसमें, ये सब साइंस वगैरह में, उन लोग से क्वेश्चन बनेगा। बाकी जो नॉर्मल है उन लोग से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो बाकी जिन लोग लगभग साधारण पर्सन है, एकदम ज़्यादा नहीं आता है विज्ञान में, ठीक है ना, तो उन लोग बाकी जो पोर्शन है उसमें ध्यान दीजिए अच्छे से। ठीक है, जो मेन यही रहना चाहिए आपको, जो पढ़े हुए हैं, जो सरल क्वेश्चन है वो बस गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन मान लो नहीं बन रहा है तो भी चल जाएगा, जरूरी नहीं है कि 100 में आप 100 क्वेश्चन बनाए। आप सभी जानते हैं 100 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, 2 नंबर का रहता है क्वेश्चन 200 में, और इसमें कट ऑफ कितना जाता है? कट ऑफ इस बार गया था 130 के आसपास गया था। 130 के आसपास मतलब बात करें तो 60 दूनी 120 होता है। अगर कोई व्यक्ति 65 65 तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 170 हो जाएगा, मतलब सॉरी 60 120 130 आएगा। हाँ, 65 क्वेश्चन बनाया है, 100 में से सिर्फ 65 क्वेश्चन, ठीक है ना, तो वो क्या है, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेगा। देखिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन सभी को नहीं बनाना, छोड़ना है। देखो 35 क्वेश्चन छोड़ा गया है तो कट ऑफ निर्धारित हो रहा है। ठीक, इसमें प्रेशर नहीं लेना है। चलिए आगे वीडियो हम लोग भारतीय कला संस्कृति का हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि टाइम हो रहा है देखिए। ठीक है, 15 मिनट हो गया है। थैंक यू।